मेरा नाम विधि है। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 20 साल की हुई थी। मेरे बाप ने 2 शादियां की थी। मेरी सगी माँ मर चुकी थी। अब मैं अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती थी। मेरा बाप बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मैं इतनी नादान भी नहीं थी। मुझे सब पता था कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करना चाहती है। मैं अपनी सौतेली माँ के सारे जुल्मों को सहन कर रही थी। पापा की बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर एक दिन पापा इस दुनिया से चले गए। उसके बाद मेरी माँ ने सीधा कह दिया कि अगर तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी करती हो तो ठीक है, वरना यहाँ से चली जा। तेरा बाप मर गया है और मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह बहुत ही बुरा इंसान था और कोई काम भी नहीं करता था। एक नंबर का निकम्मा और आलसी था और मैं उससे शादी करके एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में नहीं जाना चाहती थी। और मेरी सौतेली माँ यह शादी इसीलिए करवाना चाहती थी कि उन्हें शादी में कोई भी दहेज नहीं देना पड़ता। उल्टा उनकी सहेली अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए मेरी माँ को 50,000 रुपये दे रही थी। मेरा पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, लेकिन मैंने झूठ बोला कि शहर में मेरे मामा रहते हैं और मैं उनके घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने भी मुझे धक्का देकर कहा, तू जहाँ चाहे चली जा, यहाँ से इंतजार किस बात का है। मेरे पास थोड़े से पैसे जमा थे। मैंने वह पैसे लिए और शहर चली आई और वहां जाकर एक घर किराए पर लेने के लिए बात की। वहां एक लड़की को देखा जो अपने घर के सामने वाली जगह धो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे 1 गिलास पानी मिल जाएगा। वह 25 साल के आसपास थी और बहुत ही अच्छी थी। उसने मुझे पानी ला कर दिया और पूछा, क्या आप अकेली हैं? मैंने उसको बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। उस लड़की का नाम काजल था। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है। उसके काफ़ी सारे छोटे छोटे घर हैं। वह घर किराए पर दे देगा, आप उससे बात कर लें। उस लड़की ने मेरी बहुत मुश्किलें हल कर दी थी। मुझे घर किराए पर मिल जाए तो मेरी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाती। लेकिन मकान मालिक ने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि देखो, तुम अकेली हो और मैं किसी अकेली लड़की को कमरा किराए पर नहीं देता, लेकिन तुम मजबूर हो इसलिए मैं तुम्हें घर तो दे दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तो मैं हैरान हुई कि पता नहीं बूढ़ा किस तरह की शर्त रखेगा, लेकिन फिर जब उसने शर्त रखी तो मैंने फौरन मान ली। उसकी यह बात बिल्कुल ठीक है। अकेली लड़की को घर इतनी आसानी से नहीं मिलता। उस बूढ़े ने कहा कि मेरी पत्नी मर चुकी है और तुम मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे दोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं यह काम कर दूंगी। मैं काफ़ी खुश थी कि सौतेली माँ से तो मेरी जान छूट गई। उस बूढ़े ने कपड़े धोने के लिए मुझे एक मशीन भी दे रखी थी और फिर साथ में कुछ कपड़े भी दिए। मैंने सोचा कि कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। दिन में एक जोड़ी कपड़े धोना, उसको प्रेस करना कौन सी बड़ी बात है। जिस घर में मैं रहती थी उस घर से 2 घर छोड़कर ही काजल का घर था। उसने शाम को ही मेरे लिए चाय और खाना भी भिजवाया था। वह बहुत अच्छी थी और उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। ऐसे लगता था कि मैं बहुत अच्छी जगह रहने आ गई हूँ। सारे लोग बहुत अच्छे थे। मैंने घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाती है और अगले ही दिन मेरे पास 1-2 बच्चे भी आ गए। मैंने सोचा कि दिन के टाइम नौकरी करूँगी, इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद ही संभालना था। मेरे लिए यह सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी माँ और बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत तो आ ही गई थी कि मैं अकेले ही समाज से लड़ सकती थी। जो जेवर और पैसे थे मेरे पास, वह मैंने बैंक में रखवा दिए ताकि वे सुरक्षित रहे और मैं उनको खर्च नहीं करना चाहती थी। मेरी कोशिश थी कि जो पैसे कमाऊं उन्हीं को खर्च करूं। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी। वह लड़की जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, काजल, बहुत अच्छी थी। मैं उसके घर भी गई थी। उसके घर में उसकी माँ और 2 छोटी बहनें थीं। उसके घर में भी बहुत गरीबी थी और काजल स्कूल में काम करती थी। उनसे बहुत जल्दी मेरी नौकरी अपने ही स्कूल में लगवा दी। मेरे मकान मालिक का नाम सुभाष था। वह बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बारे में वहाँ ज़्यादातर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। सब कहते थे कि बहुत ही खराब आदमी है। अपने ज़माने में जब जवान था तो उसका बहुत सारी औरतों के साथ चक्कर था। दरअसल इस मोहल्ले में ज़्यादातर घर उसी के थे। कम से कम इस मोहल्ले में उसके 10 घर थे जो उसने किराए पर दे रखे थे।
इसीलिए सभी लोग उससे चिढ़ते थे और उसके बारे में बुरा सोचते थे। वैसे भी वह मकान मालिक किसको अच्छा लगेगा जो महीने की पहली तारीख को ही आपसे पैसे मांगने के लिए आ जाए। वह भला आपको अच्छा क्यों लगेगा। वैसे ही उसने मुझसे किराया बहुत कम मांगा था, इसीलिए मुझे उससे कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं उसके कपड़े धो रही थी कि जब उसके कपड़ों से मुझे 500 का नोट मिला। पहले तो मैंने सोचा कि वापस कर दूं, फिर सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है। मैं उसके कपड़े धो रही हूँ, अगर मांगेगा तो कह दूंगी कि हाँ मिले हैं, अलमारी में रखे हैं, भूल गई थी, और अगर नहीं मांगेगा तो मैं अपने पास रखूंगी। वैसे इतना अमीर आदमी है, 10 घर थे उसके और सबसे किराया लेता था, उसे क्या फर्क पड़ेगा 500 के नोट से। इसीलिए मैंने वह पैसे अपने पास ही रख लिए। 2-3 दिन तक मैं सोचती रही कि कहीं पूछ न ले, वापस कर देने चाहिए, वरना सोचेगा कि यह तो चोर है, भरोसा टूट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि 500 के चक्कर में मुझे अपने घर से ही निकाल दे। लेकिन 3 दिन गुजर गए और उसने ऐसा कोई भी सवाल नहीं किया। उसके बाद मैं भी रिलैक्स हो गई, लेकिन फिर लगातार आगे ऐसा ही होने लगा। मुझे उसके कपड़ों से हर रोज पैसे मिलने लगे थे। मैं वह सारे पैसे अपने पास ही रख लेती। मैं खुश थी कि चलो अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई है, आखिर मैं उसके कपड़े धोती हूँ। उसके सारे कपड़े सफ़ेद रंग के ही होते थे। एक दिन सुबह सुबह सोकर उठी तो मोहल्ले में काफ़ी शोर हो रहा था। कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने काजल से पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि एक घर से जवान लड़की गायब हो गई है, इसीलिए सब शोर मचा रहे हैं। एक आदमी कह रहा था कि पड़ोस वाले घर के लड़के से उस लड़की को भगाया है। कई बार उस लड़के को उस लड़की के घर के आसपास चक्कर लगाते हुए देखा गया था, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वह लड़की खुद ही किसी के साथ चली गई हो। आजकल तो यह सब कुछ आम हो गया है, लेकिन वह 15 साल की मासूम सी बच्ची थी, इसीलिए वह यह सोचकर परेशान हो रही थी कि बेचारी बच्ची के घर वालों का क्या हाल रहा होगा। उसके बाद पुलिस भी आई, जिसने सारे मोहल्ले वालों से पूछताछ की। पुलिस ने मुझसे भी पूछताछ की और पूछा कि आप यहाँ अकेली रहती हैं। मैंने कहा कि हाँ, तो वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर मकान मालिक आ गया। उसने कहा कि अकेली रहती है, लेकिन यह भरोसे वाली लड़की है, मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ, उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था। यह बात मुझे अच्छी लगी। बाद में मैंने उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा कि आपकी बहुत कृपा है। उसने कहा कि तुम अकेली क्यों रहती हो। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी कि मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं और मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी, तो वह मेरी शादी अपनी सहेली के नशेड़ी बेटे से करवा देना चाहती थी। इसीलिए मैं यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने चली आई। यहाँ पर मेहनत करती हूँ और आराम से रह रही हूँ। उसने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम बहुत बहादुर हो और यह बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम्हारा साथ देकर अच्छा लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब हमें एक और खबर मिली। जिस घर से लड़की भाग गई थी उसके बाप ने खुदकुशी कर ली थी। शायद वह बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सका था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लड़की घर से चली गई और बाप ने उसके पीछे जान दे दी। एक दिन मैं और काजल वापस आ रहे थे। जब हमने उस लड़की की माँ को देखा तो वह अपने घर के बाहर सड़क पर बैठी थी। उसकी हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हो रहा था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा और यह विश्वास हो गया कि वह लड़की अपनी मर्जी से ही भाग गई है, नहीं तो पुलिस को अभी तक उसके बारे में पता चल जाता। छोटा सा मोहल्ला था यह। मोहल्ले में अक्सर घरों के बाहर कैमरे भी लगे हुए थे, फिर भी अभी तक बात सामने नहीं आई। इसका मतलब यही है कि वह अपनी मर्जी से गई थी। मैंने काजल से कहा कि ऐसी लड़की पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसने एक पल के लिए भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि मेरे घर से भागने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो मैं उनकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती। इस बात पर काजल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गले में पहने हुए एक लॉकेट को थाम लिया और कहने लगी कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती थी। वह मेरी ही तरह टीचर था। वह कहता था कि हम दोनों शादी कर लेंगे।
और फिर अपना एक स्कूल खोलेंगे जिसमें हम मिलकर बच्चों को पढ़ाया करेंगे। अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। एक साथ कामयाबी का सफ़र तय करेंगे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और उसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय मोहब्बत और साथ के। मुझे वह लड़का बहुत पसंद था और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने यह बात घर वालों से कही तो उन्होंने कहा कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तेरे पापा जिंदा नहीं हैं और तुम 2 जवान बहनों को छोड़कर अपना घर बसाना चाहती हो। मैंने कहा कि मैं शादी करके भी आप लोगों के लिए पैसे भेजती रहूंगी, पर मेरी माँ ने कहा कि वह बात नहीं रहती। पति एतराज करता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम अपनी जिंदगी में बिजी हो जाओगी, तेरे अपने बच्चे हो जाएंगे तो अपनी बहनों से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। और अगर तुझे हमारा एहसास है तो फिर यह शादी मत कर, और अगर हमारी फिक्र नहीं तो जा कर ले शादी। मुझे या तो अपनी खुशियाँ चुननी थी या फिर अपनी माँ और अपनी छोटी बहनों की। फिर मैंने अपनी माँ और बहनों को चुन लिया। मैंने शादी नहीं की, लेकिन आज भी मुझे वह लड़का बहुत याद आता है। उसने शादी कर ली और आज उसका एक बेटा भी है। उसने अपना घर भी ले लिया है और गाड़ी भी खरीद ली। मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मैंने फैसला कर लिया होता तो मैं उसके साथ होती। यह लॉकेट उसी की आखिरी निशानी है जो मेरे पास रह गया था। तुम्हारे तो माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अब मैं जिंदा तो हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं होगी मेरा घर भी नहीं बसेगा। और मुझे पता है कि मेरी बहनों की शादी करते करते मेरे बालों में चांदी उतर आएगी, मेरे चेहरे से जवानी की रौनक खत्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनना पड़ेगा। मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गई हूँ। सब मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी माँ मेरी शादी कभी नहीं करेगी। काजल की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं और काजल वहाँ से आ रहे थे जब मकान मालिक रास्ते में मिल गया। मेरे सामने से आ रहा था। हमने उसे नमस्ते किया। उन्होंने नमस्ते का जवाब दिया और कहा कि मोहल्ले की बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हो तुम, और हाँ, बहुत ही ज़्यादा बहादुर और जिम्मेदार भी। अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करती हो। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। वह चला गया और मैंने उसको कहा कि कितना आशीर्वाद देता है यह बूढ़ा, मगर पता नहीं सब लोग इसके बारे में इतना बुरा क्यों कहते हैं। बेचारा कितना शरीफ है। काजल का कहना था कि किसी की भी शकल पर नहीं जाते। एक आदमी था जो समय पर किराया नहीं दे रहा था और उसने रात को ही उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। सर्दी का मौसम था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सुबह तक का भी टाइम नहीं दिया। मैंने काजल से कहा कि हो सकता है कि उसने पहले ही उन लोगों को टाइम दे रखा हो। आखिर इन लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि घर किराए पर दिया जाता है, उनके नाम तो नहीं कर दिया जाता। अगर टाइम पर किराया नहीं देंगे तो मकान मालिक का दिमाग तो खराब होगा ही। उसने कहा कि तुम पता नहीं क्यों उसके बारे में इतना अच्छा सोचती हो। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। यह इंसान अच्छा नहीं है। शाम का समय था, वह अपने घर चली गई और मैं उसकी जिंदगी के बारे में सोचती रही कि क्या जिंदगी है। उसके घर वालों को कब तक काम कर करके खिलाएगी। इससे पहले मैं भी जो भी पैसे कमाती थी मेरी सौतेली माँ मुझसे छीन लेती थी। मुझे उसमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह तो मेरी सौतेली माँ थी, उससे मुझे यह उम्मीद ही थी। लेकिन यह तो उसके अपने हैं, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बुरा तो काजल को भी लगता होगा, पर बेचारी चुपचाप सब कुछ सहन कर रही है। मैंने उसके लिए भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान काजल के नसीब को अच्छा करे, उसे भी एक प्यारा सा जीवन साथी मिल जाए जिसके साथ वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके। सुबह सुबह फिर से शोर मच गया था और मेरी आंख खुल गई। मेरे मुंह से अचानक ही निकला कि हे भगवान, अब क्या हो गया। मैं बाहर आ गई और सामने का मंजर जल्द ही समझ गई, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह 2 घर छोड़कर ही हो रहा था। और यह देखकर मेरे कदमों से जमीन निकल गई कि इस बार जो लड़की गायब हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि काजल थी। मेरे कदमों में जैसे जान ही नहीं रही और मैं फौरन उसके घर भाग कर गई। मैंने उसकी माँ बहनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रात को तो घर में ही थी, लेकिन सुबह हुई तो पता नहीं कहाँ चली गई। हमें यह खत भी मिला है जिसमें लिखा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती,
और यह सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मैं हैरान रह गई कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह ऐसा करना चाहती तो पहले ही कर चुकी होती। वह तो अपना प्यार भी कुर्बान कर चुकी थी, तो भला भागकर कहाँ जाती। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमसे काजल की कुछ बात हुई थी क्या। मैंने कहा कि मुझसे कोई बात नहीं हुई, हम साथ ही गए थे और वहां से सीधा वापस आ रहे थे कि रास्ते में मकान मालिक से मिले थे। उस समय तो सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर आखिर काजल कहाँ चली गई। मुझे लगा कि उसकी माँ इस बात पर रोएगी कि मेरी बेटी गायब हो गई और अब पता नहीं कैसी मिलेगी, लेकिन वह तो ऐसी बातें कर रही थी कि हमारा मुंह काला करके चली गई है। वह तो हमारी जिम्मेदारियां पहले से ही नहीं उठाना चाहती थी। मुझे काजल की माँ की सोच पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने काजल की तलाश खुद ही शुरू कर दी और पुलिस स्टेशन में भी गई, बयान भी दिया और उनको कहा कि कुछ भी करें मगर काजल की तलाश करें। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं काजल के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन दिन इसी तरह से गुजरते चले जा रहे थे और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। मुझे विश्वास था कि वह किसी के साथ नहीं गई है। जरूर उसे किसी ने अगवा किया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं। अगर कोई होता तो वह मुझे जरूर बताती। गुजरते दिन के साथ मेरी परेशानी भी बढ़ती चली जा रही थी। काजल का ख्याल मेरे मन से निकलता ही नहीं था, क्योंकि हम एक ही जगह काम करते थे और साथ साथ आते जाते थे। हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी। पूरे मोहल्ले में काजल के अलावा कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती। मकान मालिक के कपड़े अक्सर मेरे पास आते रहते थे। मैं जिस समय फ्री होती जल्दी से कपड़े धो दिया करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझसे कोई बात करे कि तुमने अभी तक मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए। आज मैं बैठी काजल के बारे में सोच रही थी। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। जब एक बच्चा कपड़े पकड़कर चला आया और मैं कपड़ों को धोने के लिए उसे चेक करने लगी। यह बात मुझे मेरी माँ ने ही सिखाई थी कि कपड़े धोने से पहले उनकी जेब चेक कर लेते हैं, उनमें कोई पैसा या कोई जरूरी कागज हो तो। इस बार मैंने जेब देखी तो मेरे हाथ में ऐसी चीज आई कि मैं हैरान रह गई। यह पैसे नहीं थे, लेकिन यह जो भी चीज थी, जब मैंने उसे हाथ में पकड़ा तो महसूस कर लिया था। अपनी आंखों से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने जल्दी से वे कपड़े एक तरफ फेंक दिए और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द निकलना था। मुझे यहाँ से दूर भाग जाना था, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा था। क्योंकि जो चीज मुझे मकान मालिक की जेब में मिली थी वह कुछ और नहीं बल्कि काजल का वही लॉकेट था जो उस दिन वह पहनी हुई थी और उसने मुझे अपने प्यार की कहानी सुनाई थी। मकान मालिक की जेब से निकलने का यही मतलब था कि इसी ने काजल को अगवा किया था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे यह बात फौरन पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर बूढ़े को याद आ जाता है कि काजल की चेन उसके कपड़ों में थी और वह कपड़े मेरे पास हैं, तो वह सबसे पहले मेरे घर पर ही आता है। मैं अपना सामान बांध कर जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और दस्तक देने के अंदाज से पता चला कि यह कोई नॉर्मल दस्तक नहीं थी। मैं घर की पिछली तरफ की दीवार से कूद गई और भागकर पुलिस स्टेशन चली गई। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और यह भी कहा कि मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। उन लोगों ने मेरी सारी बात समझी, मेरा बयान लिया और फौरन इस मामले की खोज पर लग गए। और फिर पता चला कि इससे पहले जो लड़की गायब हुई थी उसको भी इसी बूढ़े ने ही अगवा किया था। वह मोहल्ले की खूबसूरत लड़कियों को ऐसे ही अगवा कर लिया करता था और जब तक उसका दिल ना भरता उसको ऐसे ही अपने पास रखता और उसके बाद उनका पत्ता साफ कर देता। वह बूढ़ा जरूर था, लेकिन अभी उसकी रंगीनियां खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने उसको आकर पकड़ लिया। पता नहीं वह कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। जब पुलिस ने उसका अच्छे से स्वागत किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने काजल के बारे में बताया कि काजल अभी जिंदा है। काजल की इज्जत लुट चुकी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। काजल को उसकी माँ ने घर पर रखने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरे घर में नहीं रहेगी, नहीं तो उसकी वजह से मेरी बाकी बेटियों के रिश्ते भी नहीं आएंगे। मैं उसको अपने घर ले आई और बड़ी मुश्किल से मैंने उसको संभाला और जिंदगी की तरफ वापस ले आई और उसके बाद हम लोग दूसरे शहर में चले गए।
अब हम एक दूसरे के साथ रहते और वह पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैंने उसे बचा तो लिया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम दोनों की जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा था। दुनिया में कैसे कैसे जालिम लोग हैं। उस बूढ़े को जेल हो गई थी। सोचती हूँ कि बूढ़े का बुरा अंजाम होना चाहिए ताकि वह दोबारा किसी की बेटी के साथ ऐसा न कर सके। इस नई जगह पर आकर भी हम दोनों एक स्कूल में पढ़ाने लगे। स्कूल का प्रिंसिपल कोई 35 की उम्र का था। उसके 2 बच्चे थे और उसकी आंखों से पता लगता था कि वह काजल को पसंद करने लगा है। लेकिन काजल को अब इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस अपनी जिंदगी खींचे जा रही थी। लेकिन फिर मैंने काजल को फोर्स किया कि वह घर बसा ले। इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। लेकिन काजल का कहना था कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। मुझे पता है कि यह सच्चाई जानने के बाद वह मुझसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने काजल को समझाया कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है तो तुम उससे शादी कर लो और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारो। और फिर मैंने सर से कहा कि आप काजल से शादी कर लें। वह बहुत अच्छी लड़की है। आपके बच्चों को माँ का प्यार देगी। मेरे बहुत जोर देने पर और उधर सर के प्रपोज करने पर काजल शादी के लिए मान गई और बहुत ही सादगी से काजल और सर की शादी हो गई। सर काजल का बहुत ध्यान रखते थे और बच्चे भी काजल को अपनी माँ समझते थे क्योंकि काजल का व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा था। और फिर काजल ने मुझे भी अपनी देवरानी बना लिया। तो काजल का देवर एक ऑफिस में नौकरी करता था और बहुत अच्छी पोस्ट पर था। आज हम दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती थी। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन कभी कभी काजल का मन दुखता है कि उसने अपने पति को सच्चाई ना बताकर गलत किया है। लेकिन मैंने अब तक काजल को रोक रखा है कि वह उन्हें कुछ न बताए। मर्द का कोई भरोसा नहीं है कि कब बदल जाए। उसके संबंध चाहे कितने भी स्त्रियों के साथ रहे हों, लेकिन मर्द अपनी पत्नियों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि काजल के हंसते खेलते घर को किसी की नजर लगे। आप लोग भी अपनी राय दें कि काजल को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए या नहीं।